नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम बहुत नजदीक है और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। हम यहाँ पर आपके सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के अंतर्गत प्राचीन इतिहास विषय के बीए थर्ड सेमेस्टर को की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने आपके सामने पहली क्लास को लिया। जो भी विद्यार्थी पहली क्लास को ना देखे हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उस क्लास को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वहां पर मैंने इतिहास जानने के शोध की चर्चा की। इतिहास जानने के शोध के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कन्नौज का शासक यशोवर्मन। क्या पढ़ना है हमको इस टॉपिक में? कन्नौज का यशोवर्मन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ध्यान देना, ये कहां का शासक था यशोवर्मन? कन्नौज का। आपने अपने द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो कन्नौज है वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे वो एक शक्तिशाली राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। आपको पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो उत्तर भारत का या कहें उसके पहले मौर्य वंश में या गुप्त वंश में राजनीतिक केंद्र बिंदु था उत्तर भारत का, वो क्या था? मगध हुआ करता था। मगध जो है पूरी तरीके से शासन सत्ता का केंद्र बिंदु होता था। लेकिन बाद के काल में या मुख्य रूप से कहें कि हर्षवर्धन के काल में क्यों कन्नौज राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कन्नौज क्या था कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो जाता है। क्यों आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो जाता है? क्योंकि वो जो है गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में स्थित था और वह कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन करने में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा था। साथ ही साथ कन्नौज से कुल 5 व्यापारिक मार्ग गुजरते थे और वो व्यापारिक मार्ग भी इसको समृद्ध करने में, कन्नौज को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ आपको समझा भी देते हैं कि कैसे जो है कन्नौज की प्रसिद्धि है वो बढ़ती चली जाती है। तो मैप के माध्यम से देखेंगे कि कन्नौज कहाँ पर स्थित है और कन्नौज कैसे इसकी गतिविधियां या कैसे इसकी समृद्धि बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है मैप के माध्यम से थोड़ा इसकी गतिविधियों को समझने का प्रयास करिएगा। आपने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन कैसे शासन सत्ता को, कैसे थानेश्वर से निकलकर कन्नौज की धरती पर अपने राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत बनाता है और एक समय आता है कि कन्नौज को वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देता है। तो ये आपके सामने भारत का मैप है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास किया हूं, यहां से आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि ये जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने का काम करता है। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि जो बिहार में मगध का क्षेत्र है वो क्या था? इसके पहले राजनीतिक केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन हर्षवर्धन के काल तक आते आते यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज वर्तमान समय में, वहीं पर क्या था? कन्नौज एक राजधानी के रूप में अपनी प्रसिद्धि को प्रसिद्ध करता है। तो इसको प्रसिद्ध बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? वो थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने कन्नौज की महत्ता को बहुत अत्यधिक बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? कन्नौज का शासक यशोवर्मन। तो अब हर्षवर्धन के पश्चात अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो वो इसका शासनकाल है 728 ईस्वी से लेकर 745 ईस्वी। 728 से लेकर 745 ईस्वी। और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात एक अंधकार का युग प्रारंभ होता है। 75 वर्षों तक, लगभग 75 वर्षों तक जो गतिविधियां रहती हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां रहती हैं, वो अंधकार में रहती हैं, या हम यूं कहें कि उसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद यशोवर्मन एक शासक के रूप में आता है और कन्नौज की धरती को जगमग करके चला जाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि वो एक उल्कापिंड की भांति आएगा और कन्नौज को जगमग करने का या कन्नौज को प्रसिद्ध करने का या कन्नौज को फिर से जो है महत्वपूर्ण बनाने का काम करेगा। और फिर उसके बाद
जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है फिर से कन्नौज का पतन हो जाता है और फिर उसके बाद हम क्या पाते हैं कि उत्तर भारत छोटे 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 राज्यों में बंट जाता है एकदम। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रतिहार वंश आ जाएगा, गढ़वाल वंश आ जाएगा, पाल वंश आ जाएगा, कश्मीर वंश आ जाएगा। यहाँ पे हमको छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे वंश देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कन्नौज का शासक यशोवर्मन की चर्चा करेंगे। इसका शासनकाल कब से कब तक प्रारंभ होता है? 728 ईस्वी से लेकर 745 ईस्वी तक। अब देखो, अगर हम सबसे पहले, आपको मैंने बताया भी है कि अगर हम कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके शोध को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें यशोवर्मन के इतिहास के जानने के शोध की, तो वो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है या इसके बारे में जो बताने का काम करता है वो है इसके ही दरबार का एक लेखक, उसका नाम था गौड़फहो। और गौड़फहो ने किसकी रचना की है? गौड़फहो रचना का नाम है और इसके जो लेखक है वो है वाकपति। वाकपति के द्वारा गौड़फहो की रचना हुई है। इसी के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और हम कह सकते हैं, एक है आपके सामने नालंदा अभिलेख, उसके माध्यम से भी हम इसके इतिहास को लिखने का काम करते हैं, इसके इतिहास को जानने का काम करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम इसके दिग्विजय को देखते हैं। ठीक है, कैसे ये दिग्विजय प्राप्त करता है या किन किन क्षेत्रों पर ये विजय प्राप्त करता है। तो मैंने आपके यहाँ चर्चा किया है कि जो शोध है वो है प्रमुख रूप से गौड़फहो, जो कि किसने लिखा हुआ है? वाकपति ने लिखा हुआ है। तो वाकपति में इसके दिग्विजयों की सूचना प्राप्त होती है और वो बताता है कि कैसे यशोवर्मन कन्नौज की धरती से निकलता हुआ सबसे पहले वो विंध्याचल प्रदेश को विजिट करता हुआ और यहाँ पर माता विंध्याचल देवी का दर्शन करता हुआ और इस क्षेत्र को जीतता हुआ वो आगे बढ़ता है। और इसके उपरांत वह कहाँ पहुंचता है? मगध के क्षेत्र पहुंचता है। और मगध के शासक उस समय थे जीवितगुप्त द्वितीय। कौन था? जीवितगुप्त द्वितीय। और जीवितगुप्त द्वितीय को यहाँ पर वो परास्त करता है। इसके बाद वह बंगाल पर जाता है और बंगाल के शासक को यहाँ पर वो परास्त करता है। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि ये पूर्वी बंगाल है और इस क्षेत्र को भी वह विजिट करता है। इसके बाद वह अपना जो अगला आक्रमण करता है वह मलयगिरी का मतलब होता है उड़ीसा। यहाँ इस क्षेत्र को पार करते हुए मैं आपको लिख देता हूँ, ये है आपका विंध्य क्षेत्र, ये है आपका मगध क्षेत्र, ये है आपका गौड़ प्रदेश, ये आपका पूर्वी बंगाल, ये है आपका मलयगिरी। फिर इसके बाद यहाँ पे पार्थिकों को परास्त करते हुए वह इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंचता है? राजस्थान में मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद वह पंजाब के क्षेत्र को जीतता है। पंजाब के क्षेत्र के बाद वह लगभग उत्तर भारत को या हिमालय तक के क्षेत्र को जीतता हुआ वो वापस अपनी राजधानी पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इन क्षेत्रों से निकलता हुआ समस्त विजय करता हुआ वह तो अपनी राजधानी में पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या रहा होगा? उस समय उसका अधिकार क्षेत्र या उसका शासन क्षेत्र इन क्षेत्रों पर स्थापित रहा होगा। ये कौन बताता है? ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है वाकपति अपनी रचना गौड़फहो में उसकी विजय की सूचना प्रदान करता है। तो आप इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किए होंगे और इसके अलावा हम आप लिखेंगे कैसे उसको भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज बता देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आपके लिखने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे। पॉइंट वाइज इसको हम नोट कर लेते हैं। हमने यहां देखा शोध। तो आपके एग्जाम में अगर कन्नौज क्षेत्र के यशोवर्मन आता है तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी शोध और दूसरी हेडिंग होगी आपकी दिग्विजय। क्या होगी? ये आपकी पहली हेडिंग मैं यहां लिख देता हूं और दूसरी हेडिंग होगी दिग्विजय या दिग्विजय।
ठीक है, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी और इसमें पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। अगर आप वहां समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हो तो यहाँ एक बार आप से मैं बता देता हूँ कि वो कैसे अपनी दिग्विजयों को प्रकट करता है। तो इसमें जो उसने सबसे पहला काम किया वो क्या किया कि सबसे पहले सर्वप्रथम वह आप लिखते भी जाइएगा साथ साथ, सर्वप्रथम वह विंध्य प्रदेश को विजिट किया। सर्वप्रथम वह विंध्य प्रदेश को विजिट किया, ठीक है। और यहां पर वो क्या करता है, विंध्य प्रदेश को जीतता है और माता रानी के दर्शन करता है। इसके उपरांत वह अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद उसने मगध पर आक्रमण करके वहां के शासक जीवित गुप्त को परास्त किया, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसके उपरांत उसने गौड़ प्रदेश पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी नालंदा अभिलेख से होती है, ठीक है। अगली कड़ी में कहा जाएगा, इसके बाद उसने पूर्वी बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है। फिर इसके बाद उसने अगली कड़ी में मलयगिरी को पार करते हुए उसने किसको परास्त किया? पारसीकों को परास्त किया, ठीक है। इसके उपरांत उसने मल प्रदेश को जीता। अंततः हिमालय क्षेत्र को विजिट करते हुए अपनी राजधानी वापस लौट आता है। तो ये इसका कुछ प्रमुख पॉइंट है, इसको आप हेडिंग में भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो कि विंध्य प्रदेश पर आक्रमण, मगध पर आक्रमण, ठीक है, गौड़ प्रदेश पर आक्रमण, है ना, और ठीक है, और पूर्वी बंगाल पर आक्रमण, पारसीकों पर आक्रमण, मरु प्रदेश पर आक्रमण, ठीक है, और हिमालय क्षेत्र को विजित करना, ठीक है। तो ये सब उसकी कुछ विजय थी। इसके साथ साथ उसने पंजाब को भी जीतने का काम किया था। इसके अलावा उसका कश्मीर से भी युद्ध होता है। कश्मीर शासक उस समय ललित मुक्तापीड़ था, उसके साथ इसका संघर्ष होता है, जिसका उल्लेख कलहर की राजधानी में देखने को मिलता है। हालांकि पहले दोनों लोग, यशोवर्मन और मुक्तापीड़ दोनों लोग मित्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में जालंधर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को लेकर दोनों में संघर्ष होता है और कहीं ना कहीं संधि होने का भी प्रयास होता है, लेकिन संधि हो नहीं पाती है और अंततः वो दोनों लोग क्या हो जाते हैं,
प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों को उसने विजिट किया। तो पहले हेडिंग आपकी हुई शोध, जिसमें आप 2 शोधों का उल्लेख कर सकते हैं, और उसके बाद अगली हेडिंग है दिग्विजय। इसके बाद हम अगली तीसरी हेडिंग देखेंगे, क्या है उसका, जो अगली हेडिंग है आपकी सांस्कृतिक उपलब्धि। तीसरी हेडिंग आप लिख सकते हो सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों से जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पहला पॉइंट इसमें बनता है वो है कि यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में पुटासिन, जिसको चीनियों ने उल्लेख किया हुआ है, इसका भारतीय नाम था बुद्धसेन के नेतृत्व में एक दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है। इसके अलावा इसने घोषरावा नगर की स्थापना की। ठीक है। यह शैव मतानुयायी था। इसके अलावा इसने वाक्पति एवं भवभूति को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। वाक्पति और भवभूति। वाक्पति की जो रचना है वो क्या है, आपने देखा होगा वहां पे गौड़ वह, क्या है, गौड़ वह से हमको उसके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके अलावा भवभूति, जो कि एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक हुआ करते थे, है ना, इनकी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो है महावीराचार्य, उत्तर रामचंद्र, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा यशोवर्मन ने खुद एक ग्रंथ की रचना की थी। यशोवर्मन ने रामाभ्युदय ग्रंथ की रचना की। ठीक है। तो उसके काल में कुल ये सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जो उसके शासन को और समृद्ध या उसके काल को और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुछ 3 प्रमुख हेडिंग्स हैं, और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स हैं जिसको आप अपने एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे एग्जामिनर प्रश्न देने का काम बहुत बखूबी करते हैं। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग में भी आए, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिएगा और इसका एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ते हुए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम अगला जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सकें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।